जय हिंद फ्रेंड्स, लेट मी टेक यू टू द मॉर्निंग ऑफ 26 दिसंबर 2004। देखिए इस दिन क्या हुआ था कि इस दिन एक सुनामी, बहुत ही मैसिव सुनामी इंडियन कोस्ट को हिट की, श्रीलंकन कोस्ट को, म्यांमार, इंडोनेशिया, और लगभग लगभग 2 लाख से ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ हुआ, डिवास्टेशन टू प्रॉपर्टी। और उसके जस्ट कुछ साल बाद ही 2011 में फिर एक और सुनामी आई, और उस सुनामी के कारण 2011 में फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ। इन दो इवेंट्स के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो इवेंट थे, क्या इन इवेंट्स से प्रिपेयर्डनेस के थ्रू बचा जा सकता था। ये इवेंट्स नेचुरल इवेंट्स के कारण हुए, लेकिन ये डिजास्टर में कैसे कन्वर्ट हुए, हजार्ड और डिजास्टर में क्या डिफरेंस है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये 2004 की सुनामी थी जिसका एपिसेंटर यहां था, और उसके बाद सुनामी वेव्स इंडियन कोस्ट को हिट करी, श्रीलंकन कोस्ट को हिट करी, म्यांमार कोस्ट को हिट करी, यहां पर म्यांमार कोस्ट को हिट हुआ, और फिर यहां पर इंडोनेशिया। और आपको बताया लॉस ऑफ लाइफ 2 लाख से ज्यादा थी, लॉस ऑफ लाइफ 2 लाख से ज्यादा थी। अब ये तो एक नेचुरल हजार्ड के कारण हुआ, एक नेचुरल हजार्ड यहां पर अकर हुआ और उसके कारण सुनामी जनरेट हुई, और उसके कारण जो है वो यहां पर सुनामी इन कोस्ट पर हिट हुई। लेकिन जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि ये फिगर काफी कम हो सकती थी, प्रोवाइडेड अगर हम पहले से प्रिपेयर्ड होते, प्रोवाइडेड के हमने उस नेचुरल हजार्ड के लिए पहले ही प्रिपेयर्डनेस की होती। फॉर एग्जांपल, इन कोस्ट पे मैंग्रोव्स प्लांट किए होते, इस कोस्ट पर मैंग्रोव्स प्लांट किए होते, यहां पर मैंग्रोव्स प्लांटेशन होती, यहां पर होती, यहां पर होती। तो मैंग्रोव्स प्लांटेशन क्या करती हैं कि बड़ी बड़ी सुनामी वेव्स की जो स्ट्रेंथ और एनर्जी के साथ, जिसके साथ वो कोस्ट को हिट करती हैं, उसकी स्ट्रेंथ और एनर्जी को कम कर देती। सो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी काफी कम होता। सो आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है 2011 का फुकुशिमा डिजास्टर। इस फुकुशिमा डिजास्टर में क्या हुआ कि ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जापान का। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पे जैसे ही सुनामी ओरिजिनेट हुई तो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को हिट किया सुनामी ने, और उससे क्या हुआ, उससे उस अर्थक्वेक और सुनामी से यहां पर इलेक्ट्रिक ग्रिड फेलियर हुआ, पावर फेलियर हुआ, और उसके कारण न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ। अब एक नेचुरल हजार्ड, अर्थक्वेक और सुनामी, उसके कारण एक डिजास्टर हुआ। ये डिजास्टर में कन्वर्ट कैसे हुआ। अब ये कैसे कन्वर्ट होता है डिजास्टर में, कब कह सकते हैं कि हम नेचुरल हजार्ड एक डिजास्टर बना, जब इसमें लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी जो है वो काफी ज्यादा हो, और जो ये लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी है ये अवॉइड करी भी जा सकती थी, और प्रिपेयर्डनेस के थ्रू, मिटिगेशन स्ट्रेटजी के थ्रू, प्लानिंग के थ्रू। लेकिन अगर इसमें ये नहीं हो पाया तब ये डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकता है, तब इसको कह सकते हैं कि डिजास्टर है। और इनफैक्ट अगर बहुत ज्यादा नेग्लिजेंस है तो हम इसे बोल भी सकते हैं कि ये मैन मेड डिजास्टर है। जैसे कि फ्रेंड्स, फुकुशिमा डिजास्टर में क्या हुआ था कि एक अथॉरिटी है जापान में ही, पावर अथॉरिटी करके है, उन्होंने पहले ही न्यूक्लियर सेफ्टी एजेंसी, जापान की न्यूक्लियर सेफ्टी एजेंसी को बोला था कि आपको जो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसमें जो वॉल होनी चाहिए, सेफ्टी वॉल, सुनामी से बचने के लिए, वो 6 मीटर हाई नहीं, वो 10 मीटर हाई होनी चाहिए लगभग। लेकिन उनकी सजेशन को नेग्लेक्ट कर दिया गया, इस सेफ्टी प्रोटोकॉल, इस प्रिपेयर्डनेस को नेग्लेक्ट किया गया। आप सोचिए, अगर इस सेफ्टी प्रोटोकॉल, इस प्रिपेयर्डनेस को नेग्लेक्ट अगर नहीं करते तो क्या यह डिजास्टर होता, क्या यह नेचुरल हजार्ड डिजास्टर में कन्वर्ट होता? नहीं होता फ्रेंड्स। चांसेस काफी कम हो जाते, प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती। इसी चीज को, इसी प्रिपेयर्डनेस को हम इस वाले पोर्शन में देखेंगे कि नेचुरल हजार्ड्स जो हैं वो कौन से नेचुरल फोर्स के कारण ये दो नेचुरल हजार्ड आए थे, और क्या हम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वगैरह लेकर के इसे डिजास्टर में कन्वर्ट होने से रोक सकते थे। चलिए फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपको बताया हजार्ड, और ये कब नेचुरल डिजास्टर बनता है हमने देखा, और ये अगर इसको मैनमेड कब बोला जा सकता है, किसी भी हजार्ड को मैनमेड डिजास्टर कब बोला जा सकता है, जब काफी ज्यादा नेग्लिजेंस हो,
जब सेफ्टी प्रोटोकॉल प्रिपेयर्डनेस को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया गया हो, तब उसको मैन मेड डिजास्टर बोला जा सकता है, तब उसको मैन मेड डिजास्टर बोला जा सकता है। चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। देखिए अब मैंने आपको 2 केस स्टडीज बताई। अब इन 2 केस स्टडीज ये में अर्थक्वेक और सुनामी क्यों ओरिजिनेट हुई, दैट इज ए नेचुरल हजार्ड, नेचुरल इवेंट। सो ये नेचुरल इवेंट को जानने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों ओरिजिनेट क्यों हुई थी। देखिए ये इनका आंसर हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देती है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और ये जो दोनों इवेंट हैं ये इसीलिए हुए क्योंकि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द प्लेट एज सजेस्टेड बाय द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। देखिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये अर्थ है, सो अर्थ की जो अपर लेयर है बिल्कुल क्रस्ट, जैसे कि एक अंडे की अपर लेयर होती है वो व्हाइट वाली, सो ऐसे जो अर्थ की जो क्रस्ट है वो ऐसे डिवाइड है ऐसे। और ये जो अर्थ की क्रस्ट है ना, ये अर्थ सरफेस पर मोबाइल है, मूव करती है, हिलती है और आपस में इंटरेक्ट करती है। और जब भी आपस में इंटरेक्ट करती है तब ये जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के प्रोसेस के थ्रू ये नेचुरल हजार्ड्स जो हैं वो आते हैं। तो इसको थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कन्वर्जेंस ऑफ द प्लेट। देखिए 3 तरीके के कन्वर्जेंस होते हैं, ओशन ओशन कन्वर्जेंस, ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस एंड कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। देखिए जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये वर्ल्ड मैप है और मैंने आपको बताया अर्थ सरफेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइड है। अब क्या है जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट कन्वर्जेंस क्या बताया था, ओशन ओशन कन्वर्जेंस। जैसे देखिए ये एक प्लेट है, ये एक ओशियनिक प्लेट है, दिस इज कंप्लीट ओशियनिक प्लेट, ये एक ओशियनिक प्लेट है। और ये भी एक ओशियनिक प्लेट है जो कि पैसिफिक प्लेट है, इसका नाम है पैसिफिक प्लेट। तो ये दोनों प्लेट जब इंटरेक्ट करेंगी यहां पर, अगर ये इंटरेक्ट की और एक ओशियनिक प्लेट दूसरी ओशियनिक प्लेट में सब के अंडर सबडक्ट हो जाए, उसके अंदर चली जाए, तो इस इंटरेक्शन को बोलते हैं ओशियनिक ओशियनिक प्लेट इंटरेक्शन। और जब भी ऐसा होगा तो कुछ समय बाद कुछ एनर्जी अर्थक्वेक के फॉर्म में रिलीज होगी और वो अर्थक्वेक और सुनामी अंडर वाटर जनरेट करेंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ये रहा फर्स्ट ओशन ओशन कन्वर्जेंस कि एक ओशियनिक प्लेट दूसरी ओशियनिक प्लेट के अंदर जाएंगी और उसके बाद यहां पर कुछ समय बाद जब भी प्रेशर बहुत हाई होगी तो फिर अर्थक्वेक जनरेट होगा और उसके बाद यहां ऊपर सुनामी जनरेट होगी। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या कि 2011 का जो डिजास्टर था फुकुशिमा वाला डिजास्टर, उसमें जो सुनामी जनरेट हुई थी वो ओ कन्वर्जन के कारण हुई थी, ओशन ओशन कन्वर्जन के कारण। अब इसके बाद दूसरा जो कन्वर्जन है वो देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स दूसरा कन्वर्जन क्या है, ओशन एंड कॉन्टिनेंट कन्वर्जन। देखिए इसमें क्या है कि ये मैंने आपको बताया ये एक ओशनिक प्लेट है, ठीक है, ये एक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट प्लेट है, ये प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट है। जब भी ये दो प्लेट इंटरेक्ट होंगी और इसमें से एक प्लेट जैसे ओशियनिक प्लेट अगर इस वाली प्लेट के अंदर जाएंगी, सबडक्ट होंगी, तो जो अर्थक्वेक और जो सुनामी होंगी, तो जो नेचुरल इवेंट होंगे, जो नेचुरल हजार्ड होंगे, वो क्या होंगे, ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस के कारण होंगे। जैसे ये देखिए, ये एक ओशियनिक प्लेट है, ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो ओशियनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर जा रही है और फिर उसके बाद यहां पर अर्थक्वेक और वोल्केनो जो है वो कॉन्टिनेंटल पार्ट में जनरेट होंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, और जो थर्ड जो कन्वर्जन मैंने आपको बताया, ये सेकंड था, थर्ड है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। ये क्या है, देखिए, जब भी दो कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराएंगी तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होगा। जैसे देखिए, ये प्लेट है, ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ये पूरी है यूरेशियन प्लेट, ये पूरी है यूरेशियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। सो ये और ये जो पार्ट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, ये जो पार्ट है, ये है कॉन्टिनेंटल पार्ट इस प्लेट का। सो ये जब भी कोलाइड होंगे तो एक कॉन्टिनेंटल जो प्लेट है दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जाएंगी, सबडक्ट होंगी, और इस कन्वर्जन को बोलेंगे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। और इस वाले कन्वर्जेंस में जो अर्थक्वेक होंगे वो काफी स्ट्रॉन्ग होंगे। सो हमारे हिमालयन में इसलिए अर्थक्वेक जो है काफी आते हैं, और ये जो जोन है ये जोन 5 ऑफ अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक जोन 5। ठीक है,
सो यहां पर जो आगे देखिए, सो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि ये जो कन्वर्जेंस है ये कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट्स कन्वर्जेंस है, ये हिमालय में मिलता है, अपने को देखने को मिलता है। और जो नेपाल का जो अर्थक्वेक था वो इसी कन्वर्जेंस के कारण था। चलिए अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। मैंने आपको कन्वर्जेंट बाउंड्री के बारे में बताया, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के बारे में बताया। अब देखिए कन्वर्जेंट के बाद एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री भी होती है। अब वो क्या है? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहां हो सकती है? ओशन में, ओशन प्लेट डाइवर्जेंट बाउंड्री हो सकती है, और कॉन्टिनेंट में भी हो सकती है। ये देखिए कैसे, जैसे कि ये यहां से ये मिड ओशनिक रीजेस के नीचे ये है, यहां से आप यहां से जो है वो लावा और मैग्मा इस वाले फिशर जोन में निकल रहा है। सो ये दो प्लेट्स आपस में दूर जाने की कोशिश करेंगे और यहां पर फॉर्मेशन ऑफ मोर होगा, मोर मिड ओशनिक रीज। फॉर इसका एग्जांपल क्या है? द अटलांटिक मोर। सो ये डाइवर्जेंट प्लेट होंगी, इनमें जो अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होगी वो काफी कम होगी, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी होगी वो काफी कम होगी। ऐसे ही कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस भी होता है, जैसे कि ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के अफ्रीका जो है वो ये जो लेक्स हैं, लेक विक्टोरिया, लेक न्यासा, लेक तंगनाइका, ये क्या है? ये इसलिए फॉर्म हुई है, यहां पर पानी इसलिए भरा हुआ है क्योंकि अफ्रीका दो भाग में स्प्लिट हो रहा है। और इन फ्यूचर में क्या होगा कि अफ्रीका दो भाग में स्प्लिट हो जाएगा, बिकॉज देयर इज अ कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस। ये प्रोसेस है, पहले रिफ्ट वैली फॉर्म होगी, फिर उसके बाद न्यू ओशन बेसिन फॉर्म होगा जब ये और दूर हो जाएंगी, फिर उसके बाद प्रॉपर मिड ओशनिक रिज सिस्टम बन जाएगा और ये एक मैच्योर ओशन बनेगा और ये कंप्लीट स्प्लिट हो जाएंगी, कंप्लीट अलग अलग हो जाएंगी। ये है दो टाइप की डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जो अर्थक्वेक और सुनामी का ये जो दो नेचुरल हजार्ड्स हैं ये मेनली कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के कारण होते हैं। तो लेकिन हमने साथ में डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज भी देख ली। चलिए फ्रेंड्स अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि नेचुरल हजार्ड अगर कोई भी प्रिपेयर्डनेस नहीं है तो ये डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकता है अगर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को नेग्लेक्ट किया। सो अ नेचुरल hazard can be converted into natural disaster if there is no preparedness। आगे चलते फ्रेंड्स, देखिए आप ये उसी बात को वेन डायग्राम से बताया कि hazard is interaction, वो disaster is interaction of hazard and the loss of life and the property। आगे चलते हैं, अब क्या है डिजास्टर रिस्क? Disaster risk is a function of hazard, exposure, vulnerability and disaster preparedness। So disaster risk के किसी भी जगह पर किसी डिजास्टर की होने की प्रोबेबिलिटी, वहां पर रिस्क कितना ज्यादा है डिजास्टर का, एक नेचुरल हजार्ड से डिजास्टर रिस्क कितना ज्यादा है, ये किसका फंक्शन है? ये किस चीज पे डिपेंड करता है? उस हजार्ड की इंटेंसिटी, एक्सपोजर ऑफ द पॉपुलेशन, वल्नरेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस ऑफ दैट पॉपुलेशन। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, और ये एंड में केस स्टडी के प्रिपेयर्डनेस से रिलेटेड। देखिए मैंने आपको इसको पहले समझाया भी है, स्टार्टिंग में समझा दिया इसको कि किसी भी हजार्ड को डिजास्टर में कन्वर्ट ना होने देने के लिए हमें इस स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा, जिसके दो पार्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के दो पार्ट हैं। देखिए एक तो प्री डिजास्टर हमें क्या स्टेप ध्यान रखने हैं? पहला है मिटिगेशन, फिर है प्रेपरेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया जापान के फुकुशिमा 2011 डिजास्टर कि उसमें अगर ये इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की रिपोर्ट को अगर जापान न्यूक्लियर सेफ्टी एजेंसी ने एक्सेप्ट कर लिया होता, मान लिया होता, तो क्या 2011 का न्यूक्लियर डिजास्टर होता? जापान में नहीं होता। सो इसको मिटिगेट किया जा सकता था स्टार्टिंग में, इसको मिटिगेट किया जा सकता था स्टार्टिंग में। और लेट अस सपोज कि वहां पर बनाना वो बहुत ही क्रिटिकल था, कि पता है कि वो जो जोन है वहां पर सुनामी और अर्थक्वेक की जोन है, तो वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं इंस्टॉल करना चाहिए था। लेकिन लेट अस सपोज वहां पर किया कि बहुत ज्यादा जरूरत थी, वहां पर पावर की रिक्वायरमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और वही एक लोकेशन थी जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जा सकता था। दैट वाज नेसेसिटी। अगर वो नेसेसिटी थी तो क्या हमने प्रिपरेशन कंप्लीट की?
क्या हमने सेफ्टी प्रोटोकॉल के फॉलो किया? सारे पूरे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को? क्या हमने जो 10 मीटर वॉल के लिए जो सजेस्ट किया था, क्या वो इंस्टॉल किया? नहीं। सो हमारी मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस स्ट्रेटजी बहुत अच्छी और रोबस्ट होनी चाहिए ताकि एक नेचुरल हजार्ड, एक डिजास्टर ना बने। लेकिन उसके बाद भी लेट अस सपोज कोई नेचुरल हजार्ड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, अर्थक्वेक लगभग 9.5 मैग्नीट्यूड का है, उसके बाद भी अगर अर्थक्वेक आने के बाद भी अगर रेस्पॉन्स हमारा काफी फास्ट हो और रिकवरी काफी फास्ट हो, तो भी इसको डिजास्टर में कन्वर्ट होने से रोका जा सकता है। इसको डिजास्टर में कन्वर्ट होने के लिए से रोका जा सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी, मैंने आपको एक फिजिकल और एक ह्यूमन ज्योग्राफी, इन दोनों कंसेप्ट को इंटीग्रेट करके केस स्टडी के साथ समझाने की कोशिश की है। और एग्जाम में ज्योग्राफी को ऐसे ही पढ़ा जाना चाहिए कि फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों को इंटीग्रेट करके पढ़ा जाना चाहिए और केस स्टडीज के थ्रू पढ़ा जाना चाहिए। एंड टिल देन माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब this UPSC Uday channel. Till then, Jai Hind my dear friends.